नमस्कार आप सभी लोगों को। मेरा नाम है देव शाह एंड मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे सीए इंटर के वन शॉट रिवीजन सीरीज में। आज हम करने वाले हैं लेवरेज एनालिसिस का पूरा चैप्टर का रिवीजन और साथ ही साथ हम इसके बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, जिससे आपकी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है भैया नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो एंड तक जुड़े रहना है और बिंदास आपको इन लेक्चर्स को ऐसे देखना है जैसे आप कोई वेब सीरीज देख रहे हो। वेब सीरीज में कैसे छोटे छोटे एपिसोड्स होते हैं, आधे आधे पौने पौने घंटे के, आपको बस इन लेक्चर्स को वेब सीरीज की तरह देखना है। एंड मेरी गारंटी है कि आप एफएम को कॉम्प्रिहेसिवली बढ़िया तरीके से रिवाइज कर लोगे। ठीक है, एंड वन शॉट है, मतलब हम हर लेक्चर में एक चैप्टर को टारगेट करेंगे। ठीक है, तो आज पहला लेक्चर है जहां पर हम इन लेवरेज एनालिसिस को टारगेट करने वाले हैं। तो भाई शुरू करते हैं बिना किसी देरी के हमारा पहला लेक्चर लेवरेज एनालिसिस के साथ। तो भाई सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने पड़ेंगे, कॉन्सेप्ट्स रिकॉल होंगे तो हम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कर पाएंगे। तो क्या बोलते हो, कंसेप्चुअल रिवीजन शुरू की जाए? तो चलिए कंसेप्चुअल रिवीजन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट जो हमें जानना पड़ेगा इस पर्टिकुलर चैप्टर में, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। अब ये कोई कंसेप्ट नहीं है, ये एक फॉर्मेट है जो आपको एफएम में अक्रॉस वेरियस चैप्टर्स काम आएगा, जो आपको याद होना चाहिए। तो हाउ डू वी बिगिन? वी बिगिन विद सेल्स, जिसमें से सबसे पहले ऑपरेटिंग वेरिएबल कॉस्ट माइनस होता है। आई मीन वेरिएबल कॉस्ट माइनस होता है तो आता है आपका कंट्रीब्यूशन। अब यहां पर जो फिक्स कॉस्ट माइनस होगा दैट इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन माइनस ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट करोगे तो आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसको आप क्या बोलते हो, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसी के साथ साथ आप इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है, लोन है, बॉन्ड्स है, उसको माइनस करते हो। और ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन, डिबेंचर, बॉन्ड्स है, इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। तो ईबीआईटी में से फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट आप इस तरीके से माइनस करते हो तो आपका आता है अर्निंग्स बिफोर टैक्स। उसमें से आप टैक्स माइनस करोगे तो आओगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फिर अगर क्वेश्चन बोलता है कि प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हैं और इनकम स्टेटमेंट बनाने बोलता है, तो भाई प्रेफरेंस डिविडेंड है ना, वो प्रेफरेंस शेयर्स पे निकाल के आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा अर्निंग्स फॉर इक्विटी, जिसको आप अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स भी बोलते हो। और इसको अगर मैंने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दिया तो मेरा क्या आ जाएगा भैया, अर्निंग्स पर शेयर आ जाएगा। अच्छा, एक और चीज, अगर प्रेफरेंस डिविडेंड क्वेश्चन में ना दिया हो तो कहना इसे मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही मेरा अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर या प्रॉफिट टू अर्निंग्स फॉर इक्विटी हो जाएगा। बिल्कुल सही, क्योंकि कोई प्रेफरेंस डिविडेंड है नहीं तो माइनस नहीं होगा। ठीक है, चलो अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं, दैट इज नोन एज टाइप्स ऑफ लेवरेजेस। भैया कितने टाइप के लेवरेजेस हमें पढ़ने हैं इंटर लेवल पे? आपको 3 टाइप्स ऑफ लेवरेजेस पढ़ने हैं। एक है आपका ऑपरेटिंग लेवरेज, एक है आपका फाइनेंशियल लेवरेज और एक है आपका कंबाइंड लेवरेज। सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज की। ऑपरेटिंग लेवरेज का अगर मैं एक लाइन में बेसिक सेंस बोलूं तो ऑपरेटिंग लेवरेज आपका बिजनेस रिस्क नापता है। आपको एमसीक्यू में ये इंस्टीट्यूट पूछ सकता है दैट ऑपरेटिंग लेवरेज मेजर्स विच रिस्क। आपको पता होना चाहिए ऑपरेटिंग लेवरेज बिजनेस रिस्क नापता है। मतलब बेसिकली ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट जो हमने ऊपर देखा ना कि कंट्रीब्यूशन में से माइनस होता है, ईबीआईटी आता है। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट में बिजनेस, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट के बिजनेस में होने से आपके ईबीआईटी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो आपको ऑपरेटिंग लेवरेज पद का ये वाला फॉर्मूला बताएगा। तो ऑपरेटिंग लेवरेज का एकदम बेसिक फॉर्मूला क्या है? इट इज कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। तो आपको ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट जो इन दोनों के बीच की फिगर है उसका इंपैक्ट पता चल जाएगा। इसके अलावा काफी बार आपको एक साल का दूसरे साल का डेटा दिया जाएगा और आपको बोलोगे ऑपरेटिंग लेवरेज निकालो। ठीक है, मतलब 2 साल का डेटा दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज निकालो। तो याद रखना परसेंटेज चेंज वाले जितने भी फॉर्मूला है ना, उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? इट इज परसेंटेज चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल अपॉन परसेंटेज चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ऑपरेटिंग लेवरेज का कंसेप्ट व्हेन इट कम्स टू परसेंटेज चेंज ये बोलता है कि जब मेरी सेल्स बदलेगी तब मेरी ईबीआईटी बदलेगी। तो कहने से ईबीआईटी इज डिपेंडेंट अपॉन माई सेल्स, तो इट इज परसेंटेज चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो आता है परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या हो गया? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। अगले कॉन्सेप्ट पर आते हैं, दैट इज कॉन्सेप्ट नंबर 4, हमारा बनता है फाइनेंशियल लेवरेज। आपको दिख रहा है ना भाई पूरा? हाँ, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल लेवरेज? जैसे ऑपरेटिंग लेवरेज आपका बिजनेस रिस्क बताता है, फाइनेंशियल लेवरेज आपका क्या बताता है बॉस? फाइनेंशियल लेवरेज आपका बताता है फाइनेंशियल रिस्क।
अब ये फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है, जैसे मैंने आपको बोला कि भाई ईबीआईटी में से इनकम स्टेटमेंट याद करो, ईबीआईटी में से आप इंटरेस्ट ऑन डेट माइनस करते हो तो ईबीटी आता है। तो कैन आई से जैसे ऑपरेटिंग लेवरेज में हमने कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी किया ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट का इंपैक्ट निकालने के लिए, फाइनेंशियल लेवरेज में हम ईबीआईटी अपॉन ईबीटी करेंगे तो हमें वो इंटरेस्ट या फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट का क्या इंपैक्ट है वो पता चल जाएगा। तो इसका एक फॉर्मूला तो इधर ही बन गया। इसी के अलावा परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला, तो परसेंटेज चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल अपॉन परसेंटेज चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज ये बोलता है कि अगर आपकी सेल्स बदली तो ईबीआईटी बदलेगा। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज जो परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला है वो क्या बोलता है कि अगर आपका ईबीआईटी चेंज हुआ तो आपका इन दी एंड अर्निंग्स पर शेयर चेंज होगा। तो डिपेंडेंट वेरिएबल इज अर्निंग्स पर शेयर विच इज डिपेंडेंट ऑन योर ईबीआईटी। तो व्हाट इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल? अर्निंग्स पर शेयर। तो परसेंटेज चेंजिंग अर्निंग्स पर शेयर, और वो किसकी वजह से चेंज हो रहा है? ईबीआईटी। सो ईबीआईटी इज माय इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो परसेंटेज चेंजिंग अर्निंग्स पर शेयर डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। ये कंसेप्ट होता है फाइनेंशियल लेवरेज का। अब हम लोग क्विकली करने वाले हैं हमारा कंबाइंड लेवरेज। कंबाइंड लेवरेज जो है आपका टोटल रिस्क नापता है, टोटल रिस्क नापता है। अब कंबाइंड लेवरेज का अगर मैं फॉर्मूला बताऊं तो इट इज टोटल रिस्क। अब टोटल रिस्क मतलब पता है क्या होता है? इट इज बिजनेस रिस्क प्लस फाइनेंशियल रिस्क, दोनों होता है। बस यहां पर एक करेक्शन कर देना राजा कि जब भी आप बिजनेस रिस्क प्लस फाइनेंशियल रिस्क कर रहे हो ना, दोनों को ऐड मत करना। ऑपरेटिंग लेवरेज सॉरी कंबाइंड लेवरेज का कंसेप्ट ये बोलता है कि दोनों रिस्क मल्टीप्लाई होकर जो कंबाइंड इंपैक्ट निकलेगा ना वो तुम्हारा कंबाइंड लेवरेज का होगा। तो बिजनेस रिस्क मल्टीप्लाइड बाय फाइनेंशियल रिस्क इज गोइंग टू बी योर फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूला से, दोनों रिस्क के फॉर्मूला से ही यहां पर आया कि डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज कैसे निकलेगा? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इनटू डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, ये फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने आपको क्या बोला कि डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज इनटू डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। अगर मैं परसेंटेज चेंज के टर्म्स में बोलूं, अगर मैं परसेंटेज चेंज के टर्म्स में बोलूं तो मेरा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है? इट इज, कैन आई से परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स बराबर मल्टीप्लाइड बाय डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, मतलब परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। अगर आप यहां पर मल्टीप्लाई करने जाओगे ना भाई तो एक चीज दोनों जगह कॉमन है, दैट इज परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। तो ये काट तो क्या बचा? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो इसका फॉर्मूला था अलग से याद रखने की आपको जरूरत भी नहीं है मेरे भाई, आपको ये फॉर्मूला इधर से ही मिल जाएगा, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। बढ़िया, चलो आगे कुछ एडिशनल फॉर्मूलाज भी है जो आपको पता होने चाहिए। सिर्फ 3 लेवरेज कर लिए तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे भाई, आपको कुछ एडिशनल फॉर्मूला भी आने चाहिए। अब ये एडिशनल फॉर्मूला क्या है भाई? ये जो एडिशनल फॉर्मूला में सबसे पहला आता है प्रॉफिट वॉल्यूम एंड वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, जो आपको पता होना चाहिए। दूसरा जो एडिशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। और जो तीसरा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए दैट इज परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज वाला जो फॉर्मूला है ना वो मैं आपको क्वेश्चन के साथ ही करवा दूंगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है तो टेंशन मत लेना। बट मुझे ये वाला और ये वाला कॉन्सेप्ट अभी ही पहले ही रिवाइज करवाना पड़ेगा, ठीक है। चलो सबसे पहले आते हैं हम लोग प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो और वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, पीवी रेशियो और वेरिएबल कॉस्ट रेशियो जो है ना वो सेल्स के ही 2 जुड़वा बेटे हैं। मैंने क्या बोला? पीवी रेशियो और वेरिएबल कॉस्ट रेशियो सेल्स के ही 2 जुड़वा बेटे हैं। अगर सेल्स अपनी पूरी जायदाद बांटने जाएगा तो कुछ हिस्सा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो वाले बच्चे को देगा और जो बची कुची जायदाद है वो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो को देगा। ये कैसे हुआ? इससे आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हो कि भाई वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज अगर आपको निकालना है तो 100 में से पीवी रेशियो का परसेंटेज आप माइनस कर देना। क्यों? मैंने आपको क्या बोला? पीवी रेशियो को जो भी जायदाद जाएगी वो उसकी जायदाद उसको मिल जाएगी और पूरी जायदाद में से जितनी पीवी रेशियो को नहीं मिली उतनी ऑटोमेटिकली वेरिएबल कॉस्ट रेशियो को मिल जाएगी। तो आप ये फॉर्मूला जायदाद वाले लॉजिक से याद रख सकते हो। अगर सेल्स पापा है तो पीवी रेशियो और वेरिएबल कॉस्ट रेशियो दोनों उसके बेटे हैं। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पीवी रेशियो के कुछ और फॉर्मूलाज के साथ। अब बेसिक फॉर्मूला पीवी रेशियो क्या होता है? इट इज कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, ठीक है। यहाँ पर 100 है, ठीक है। और इसी से ये फॉर्मूला डिराइव होता है कि अगर सेल्स इनटू पीवी रेशियो करोगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो क्या होता है? इट इज वेरी वेरी सिंपल, वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100। तो आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा, ये एकदम बेसिक्स है। इसी के अलावा एक और पेयर ऑफ जुड़वे बेटे के आपको मैं बेसिकली
दो और जुड़वे बेटे के मैं आपको बात करने वाला हूँ, दैट इज बीईपी एंड एमओएस सेल्स। इसको भी आप ऐसे ही याद रखना कि अगर सेल्स पापा है तो ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स उसका एक बेटा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स उसकी एक बेटा, ठीक है। तो याद रखना अगर पीवी रेशियो, सुनना, अगर पीवी रेशियो और वेरिएबल कॉस्ट रेशियो दो जुड़वा बेटे हैं तो बीपी और एमओएस सेल्स दो जुड़वा बेटियां है, दो जुड़वा बेटियां है, सॉरी। तो 100 में से अगर मैं बीपी सेल्स वाली बेटी को कुछ जायदाद अलोकेट कर देता हूँ तो बची कुछ जायदाद मुझे किसको देनी पड़ेगी भाई, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स को अलोकेट करनी पड़ेगी। देखो याद करने के भी कितने तिकड़म तरीके हैं भाई, है ना। इसी के अलावा बीपी के दो फॉर्मूले हैं, अब ध्यान से सुनना। बीपी आप यूनिट्स में भी निकाल सकते हो, बीपी आप अमाउंट में भी निकाल सकते हो। बीपी इन यूनिट्स का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और बीपी अमाउंट पे निकालना है तो फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसी के अलावा ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्योंकि इंस्टीट्यूट ने जो रीसेंट पीवाईक्यू पूछा था उसमें ये फॉर्मूला से ही पूरा सम सॉल्व हुआ था, मैं आपको करवाने वाला हूँ वो, ठीक है। तो एमओएस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन इनटू 100, ये आपको एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो तो इसी के साथ साथ एक 10 मिनट की रेंज में मैंने क्या किया, आपको पूरा लेवरेज का चैप्टर रिवाइज करवा दिया है। अब अगर आपकी इजाज़त हो, अब अगर आपकी इजाज़त हो, क्वेश्चंस करे क्या, अरे क्वेश्चंस करे क्या, यस। तो हमें कितने सवाल करने मैं आपको एक बार बता देता हूँ। हम लोगों को सबसे पहले तो ये एक सवाल करना है, उसके बाद हम लोग एक पीवाईक्यू करेंगे 5 मार्क का, और उसके बाद जो है हम लोग एक एमसीक्यू भी सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। ये 3 सवाल अगर आप करोगे तो लगभग इन 3 सवालों में आपके सारे फॉर्मूला, सारे कंसेप्ट टेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से सवालों को चुना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन May 24, ये जो 5 नंबर का सवाल आपको May 24 के अटेम्प्ट में पूछा गया था, इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए कैलकुलेटर, पेन एंड पेपर हाथ में ले लीजिए, और अगर नहीं है तो एटलीस्ट आप सुन सकते हैं ताकि क्या आपका सवाल भी एक तरीके से कवर हो जाए। आ जाओ बॉस, करवा दूंगा। हाँ जी, तो इसकी थिकनेस थोड़ी सी कम की जाए, यस। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, आई मीन क्वेश्चन नंबर 1 ही हमारे दिन का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 है। चलो 5 मार्क का पीवाईक्यू है May 24 का। अल्फा लिमिटेड हैज़ प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इक्विटी शेयर कैपिटल है 25,000 शेयर्स और 100 रुपये पर शेयर की इसकी फेस वैल्यू है। 15% डिबेंचर जो है वो 10,000 है और 750 पर डिबेंचर का इसका फेस वैल्यू है। सेल्स की अगर मैं बात करूं तो 50 लाख यूनिट्स है एट द रेट 20 रुपीज़ पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो 12.5 पर यूनिट है। फिक्स कॉस्ट अगर मैं बोलूं तो ये टोटालिटी बेसिस पे दिया है आपको 175 lakhs। ड्यू टू रिसेंट पॉलिसी चेंजेस एंड एंट्री ऑफ फॉरेन कॉम्पिटिटर्स इन द सेक्टर, अल्फा लिमिटेड एक्सपेक्ट्स द सेल्स में डिक्लाइन बाय 15 to 20%। क्या बोल रहा है भाई, फॉरेन कॉम्पिटिशन आ चुका है तो उसकी वजह से 15 से 20% आपकी सेल जो है वो घट जाएगी। हावेवर सेलिंग प्राइस एंड अदर कॉस्ट विल रिमेन द सेम। मतलब ध्यान से सुनना, अब अगर मैं सेल की बात करूँ ना, एक कंसेप्चुअल चीज़ है, तो सेल्स दो तरीकों से चेंज हो सकता है, या तो मैं अपने नंबर ऑफ यूनिट्स बदल दूँ तो, या तो मैं अपनी सेलिंग प्राइस बदल दूँ तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोलता है कि भाई सेलिंग प्राइस वैसी की वैसी ही रहने वाली है, तो सेलिंग प्राइस तो कांस्टेंट रहेगा। तो जो 15 या 20% सेल घट रही है वो किसकी वजह से घट रही है, यूनिट्स को। तो ये जो आपको यूनिट्स दिया है ना 50 लाख, इसमें नेगेटिव इफेक्ट डालना है, इसमें -15 -20% करके रिवाइज सेल्स निकालेंगे, ठीक है। Corporate taxes will continue to be 20%. You are required to calculate the decrease in earnings per share. मैंने आपको बोला था ना, ये मैं आपको क्वेश्चन के साथ करवाऊंगा। Degree of operating leverage and financial leverage separately if sales are declined by 15% and 20%. ठीक है, तो चलिए एक बार हम क्या करते हैं, एक बार जो है हम इस पूरे सवाल को सॉल्व करते हैं। आ जाइए। सबसे पहले ना हमें आंसर्स चाहिए, तो हमें सबसे पहले एक इनकम स्टेटमेंट बनानी होगी। एक क्विक इनकम स्टेटमेंट मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है। तो वर्किंग नोट नंबर 1 यहाँ पर आ जाता है। एक क्विक इनकम स्टेटमेंट मैं बना दूंगा, आपको बस देखते जाना है। अगर आप सॉल्व करें तो बढ़िया है, वरना आपको बस देखते जाना है। तो पर्टिकुलर्स देखो, एक तो ओरिजिनल स्कीम होगी, अगर मैंने सेल्स को 15% से घटा दिया तो क्या होगा, और अगर मैंने सेल्स को 20% से घटा दिया तो क्या होगा, ये माइनस है, ठीक है। चलो तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ना मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेरा नंबर ऑफ यूनिट्स, क्योंकि मुझे इसी में इफेक्ट डालनी है। तो ओरिजिनली मेरे नंबर ऑफ यूनिट्स कितने थे, ओरिजिनली जो मेरे नंबर ऑफ यूनिट्स थे वो थे 50 लाख, ठीक है। तो 50 लाख यूनिट्स यहाँ पर मैं लिख दूंगा, ठीक है। अब
15% अगर सेल घट रही है तो मुझे यूनिट्स में इफेक्ट डालना है। मैंने आपको बोला ना सेलिंग प्राइस तो सेम रहेगा, तो यहाँ पर रिवाइज यूनिट्स हो जाता है 42,50,000 और 50 लैक्स माइनस अगर मैं 20% करूँ तो 40 लाख यूनिट्स यहाँ पर आ जाता है। आई होप एंड तक सभी को दिख रहा है। यस अब मैं क्या करूँगा, इसको इंटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट करूँगा। सेलिंग प्राइस जो है 20 रुपीज़ पर यूनिट है, एंड क्वेश्चन ने बोल दिया है कि इसमें कोई भी चेंज नहीं है, तो इंटू 20 एंड इंटू 20 ये क्विकली हो जाएगा। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं अपनी इनकम स्टेटमेंट यहाँ से स्टार्ट करूँगा। तो मेरी सेल्स कितनी हो गई, 50 लाख इंटू 20 अगर मैं करूँ तो 10 करोड़ की यहाँ पे सेल बनती है। पूरा लिखा करो तो क्या कन्फ्यूजन होगा ही नहीं नंबर्स में ज़िंदगी में कभी। फिर 42,50,000 मल्टीप्लाइड बाय अगर 20 करोगे तो 8 करोड़ 50 लाख आता है यहाँ पर, ठीक है। और 40 लैक्स इंटू 20 अगर मैं करूँगा तो 8 करोड़ मेरी यहाँ पे सेल्स आती है। तो इसको हम क्विकली लिख देंगे 8 करोड़ यहाँ पर। हाँ जी, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, हम वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे। अब वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगा, देखो आपको पर यूनिट बेसिस पे दिया हुआ है, एंड हमें एक चीज़ पता है कि हमारे सेल्स जब बदलती है तब हमारा वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होता है बॉस। क्या होता है, चेंज होता है बॉस। तो 12.50 पर यूनिट इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स हम लोग करेंगे तो हमें हर एक का वेरिएबल कॉस्ट निकल के आ जाएगा। जैसे 12.5 इंटू ओरिजिनल नंबर ऑफ यूनिट्स अपने 50 लैक्स थे, तो यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट कितना आता है, 6 करोड़ 25 लैक्स। यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट कितना आता है, 42,50,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाई 12.5, तो ये आता है मेरा 5 करोड़ 31,25,000। और 40 लाख यूनिट्स इंटू 12.5 अगर मैं करूँ तो यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट आता है 5 करोड़, ठीक है। तो अब अगर मैं इन सभी लोगों को माइनस कर दूँ यहाँ पर तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना आ जाता है, मेरा कंट्रीब्यूशन आ जाता है 10 करोड़ माइनस 6 करोड़ 25 लैक्स। तो यहाँ पर कितना आता है, 3 करोड़ 75 लैक्स मेरा कंट्रीब्यूशन आ जाता है। 8 करोड़ 50 लैक्स माइनस 5 करोड़ 31 लैक्स 25,000 अगर मैं करूँ तो कितना आ जाता है, 3 करोड़ 18 लैक्स 75,000। और 8 में से 5 करोड़ गए हो तो 3 करोड़। मैं आपको क्वेश्चन लिखवा के इसके लिए सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको इन डेप्थ पता चले कि कौन सा कैलकुलेशन कहाँ पे है। वो ऊपर से करवाता हूँ ना तो यार मज़ा नहीं आता है, मुझे भी मज़ा नहीं आता ऊपर से करवाने में, आपको भी पूरा क्वेश्चन अंदर तक क्लियर नहीं होता, इसलिए सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। चलो इसके आगे हमारा फिक्स कॉस्ट जो है वो माइनस हो जाएगा। अब फिक्स कॉस्ट में जो है 175 लैक्स, मतलब कहने से 1 करोड़ 75 लैक्स फिक्स कॉस्ट हो गया। अब फिक्स कॉस्ट जो है वो सेल्स की वजह से बदलता नहीं है, तो इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये तो 1 करोड़ 75 लैक्स, 1 करोड़ 75 लैक्स एंड 1 करोड़ 75 लैक्स तीनों भी जगह माइनस हो गया, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दिया, तो अब हमारा क्या बन जाता है जनाब, अब हमारा बन जाएगा अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। तो देखो 3 करोड़ 75 माइनस 1 करोड़ 75 अगर मैं करूँ तो अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स यहाँ पे 2 करोड़ का बन जाएगा। 3 करोड़ 18,75,000 में से अगर मैं यहाँ पे माइनस कर दूँ 1 करोड़ 75 लैक्स तो अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बन जाएगा 1 करोड़ 43,75,000। और यहाँ पर कितना बन जाएगा, 3 करोड़ माइनस 1 करोड़ 75 लाख करूँगा तो 1 करोड़ 25 लैक्स, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, मैं बहुत फास्ट लिख रहा हूँ ना इसलिए राइटिंग भी ऐसी आ रही है मेरी, ठीक है। आपको वन शॉट रिवीजन लेक्चर्स का फ़ायदा उठाना है बस। आगे बढ़ते हैं, अभी हमारा क्या माइनस होगा, इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो हमारा माइनस हो जाएगा। अब इंटरेस्ट कॉस्ट देखो कितना है, 750 पर डिबेंचर इंटू 10,000 डिबेंचर्स और कूपन रेट है 15%। तो यहीं पे कैलकुलेशन कर सकते हैं, 750 पर डिबेंचर का रेट है इंटू 10,000 डिबेंचर्स और इसका 15%, तो कितना हो गया निकाल लो, इंटू 15%, तो आता है 11,25,000, ठीक है। तो 11,25,000 यहाँ पे आंसर आता है, हम लोग इसको क्विकली यहाँ से माइनस कर देंगे। तो 11,25,000 यहाँ पर भी, ये भी चेंज नहीं होता, तो 11,25,000 यहाँ पर भी
एंड 11,25,000 यहाँ पर भी। बहुत ही बढ़िया। तो अब ज़रा देख लेते हैं हमारा अर्निंग्स बिफोर टैक्स कितना है। तो 2 करोड़ माइनस मैं बोलता हूँ 11,25,000 करूँगा तो आता है 1,88,75,000। फिर 1,43,75,000 अगर मैं करूँ माइनस 11,25,000 अगर मैं करूँ तो आता है 1,33,25,000। और यहाँ पर 1.25 करोड़ रुपए माइनस 11,25,000 अगर मैं करता हूँ तो आता है 1,13,75,000। अब सिंपल सी बात है, टैक्स रेट मुझे बोला गया है 20% है, तो इनटू तो ये 100% है। ठीक है, जो भी मेरा टैक्स जाएगा वो कितना होगा, इसका 20% होगा, इसका 20% होगा, इसका 20% होगा, बराबर। तो क्विकली अगर मैं इसी डायरेक्टली यही कैलकुलेशन परफॉर्म कर दूँ तो मुझे अर्निंग्स आफ्टर टैक्स आ जाएगा। बिल्कुल अर्निंग्स आफ्टर टैक्स मुझे आ जाएगा 1,88,75,000 माइनस 20% अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पर आता है 1,51,00,000। फिर 133,25 माइनस 20% अगर करो तो कितना आता है 1,06,60। और 113,75 माइनस 20% अगर आप करोगे तो कितना आएगा 91 लाख, बराबर। ये मेरा अर्निंग्स आफ्टर टैक्स आ गया। क्या इस पूरे सवाल में, मैंने क्या बोला, क्या इस पूरे सवाल में किसी भी तरीके का कोई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस डिविडेंड है? द आंसर इज नो। अब कैपिटल स्ट्रक्चर में देख लो, है ही नहीं। तो कहने से यही मेरा अर्निंग्स फॉर इक्विटी भी हो जाता है। हाँ जी, यही मेरा अर्निंग्स फॉर इक्विटी भी हो जाता है। और सिंपली अगर मैं नंबर ऑफ शेयर्स के साथ डिवाइड कर दूँ, जो कितने हैं 25,000 शेयर्स यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, तो 25,000 शेयर्स, 25,000 शेयर्स एंड 25,000 शेयर्स अगर मैं क्विकली डिवाइड कर दूँ तो मेरा अर्निंग्स पर शेयर यहाँ पर कितना निकल के आ जाता है बॉस, देख लेते हैं। अर्निंग्स पर शेयर इज 1,51,00,000 डिवाइडेड बाय 25,000 अगर मैं करूँ तो यहाँ पर अर्निंग्स पर शेयर मेरा कुछ 604 रुपये आता है। 10660 डिवाइडेड बाय 25,000 अगर मैं करता हूँ तो आता है 426.4। और 91 लाख डिवाइडेड बाय 25,000 अगर मैं करता हूँ तो मेरा आता है 364। ये मेरा अर्निंग्स पर शेयर आता है। क्या ख्याल है, एक बार ये आंसर्स पहले वेरीफाई कर ले, उसके बाद ना हमें मतलब पता चल जाएगा कि हमारे लेवरेजेस भी सही निकलेंगे नहीं। ठीक है, तो चलो एक बार क्विकली मैं क्या करता हूँ, आपके इंस्टीट्यूट की साइट पर चलते हैं और इस PYQ का सोल्यूशन देखते हैं। PYQ ही है ना ये? हाँ जी, PYQ ही है। आपके May 24 का ये PYQ है। तो क्या सजेस्टेड आंसर्स ये रहा, इंटरमीडिएट कोर्स May 24 पेपर नंबर 6 फाइनेंशियल एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, ये मेरा खुल गया है। ये देखो यहाँ पर ये सवाल पूछा गया है बी पार्ट, ये देखो। तो मोस्टली अपना सही है, इनको भी 604 आता है तो ये सही है। 426.4 अपने को 404 आता है। ठीक है, एंड 364 ये मैच है। यहाँ पे कुछ तो भी गड़बड़ किया है अपन ने। क्या गड़बड़ किया है, ये देखो, इनको 1,60,00,000 आता है। 13250, 13325, 1125, ओ हो 14375, 1,43,75,000 माइनस अगर मैं करता हूँ 11,25,000 तो 1,32,50,000 आता है। मैंने 25 क्यों लिखा, तो यहाँ पर 50,000 आ जाएगा। और इसमें से अगर मैं माइनस 20% करूँ तो 1,06,00,000 आता है, बराबर। 1,06,00,000 आता है, हाँ जी। और अगर इसको मैं अभी डिवाइड करता हूँ बाई 25,000 शेयर्स तो 424 इज माई EPS ओवर ईयर। ठीक है, तो ये मेरा मैच हो गया। चलो आगे बढ़े। अब जो मेन क्वेश्चन है वो क्या पूछता है आपको, मेन क्वेश्चन एक तो पूछ रहा है कि भाई EPS निकालो, कितना डिक्रीज हो रहा है वो, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज एंड डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। अगर आपने ये निकाल लिया आपका सवाल सॉल्व। तो आ जाओ एक बार क्विकली हम लोग कर लेते हैं, यहीं पे आ जाएंगे और मेन सोल्यूशन पे आ जाएंगे। ये तो वर्किंग नोट था ना। सबसे पहले मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि चेंज इन EPS कैसे निकालते हैं। इधर आओ, सबसे पहले चेंज इन EPS कैसे निकलता है। अब कभी भी कोई भी चेंज निकालो ना, कभी भी
आप कोई भी चेंज निकालो उसका एक फॉर्मूला होता है, वो पता है क्या होता है? इट इज़ न्यू अमाउंट माइनस ओल्ड अमाउंट डिवाइडेड बाई ओल्ड अमाउंट। यहाँ पर करते हैं बच्चे गलती, वो यहाँ पर काफ़ी बार ना न्यू अमाउंट लिख देते हैं, इसके लिए इंटू 100। इतना ज़्यादा पेन स्टार भी नहीं बन रहा है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, चलो इसको थोड़ा पतला करके ना अपन यहाँ पे स्टार बना देते हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चे लिखने में गलती करते हैं, वो न्यू की जगह ओल्ड की जगह नीचे न्यू लिख देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इन द फर्स्ट ऑल्टरनेटिव, तो अपना फर्स्ट ऑल्टरनेटिव में नया ईपीएस कितना है? अपने फर्स्ट ऑल्टरनेटिव में 424 इज आवर न्यू ईपीएस एंड 604 इज आवर ओल्ड ईपीएस। तो फर्स्ट ऑल्टरनेटिव में मैं बोलता हूँ 424 माइनस 604 जो अपना ओल्ड है डिवाइडेड बाय ओल्ड 604 इंटू 100। तो अपना चेंज इन ईपीएस कितना होता है? 424 माइनस 604 डिवाइडेड बाय 604 इंटू 100। नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आना भी चाहिए, इट इज़ माइनस 29.80%। नेगेटिव क्यों आ रहा है भाई? नेगेटिव इसके लिए आ रहा है क्योंकि आपका ईपीएस घटा है ना, आप ध्यान से देखो। ठीक है, तो इनके आंसर में भी देखो नेगेटिव ही आता है 29.80%। ये लोग यहाँ पे इग्नोर मार रहे हैं नेगेटिव साइन, तो हम भी क्या करेंगे? नेगेटिव साइन को इग्नोर मारेंगे। ठीक है, बाकी ओरिजिनली नेगेटिव ही आता है। अगर मैं अगला ऑल्टरनेटिव देखो, अपना दूसरा ऑल्टरनेटिव में देखूँ तो दूसरे ऑल्टरनेटिव में 364 इज माई न्यू ईपीएस। तो नया ईपीएस माइनस पुराना ईपीएस डिवाइडेड बाय पुराना ईपीएस इंटू 100 कितना आता है देख लो। 364 माइनस 604 डिवाइडेड बाई 604 इंटू 100 नेगेटिव 39.735 आता है, मतलब मैं 39.74 ले लूँ। 39.74 ले लो। ये देखो इनका भी कितना रहा है, इन्होंने 39.73 लिया है, कोई बात नहीं, वो 0.735 है तो वो 4 पर ही जाना चाहिए। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग हमारे दूसरे पार्ट पे, जहाँ पर हम लोगों को निकालना क्या है? जहाँ पर हम लोगों को निकालना है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज एंड फाइनेंशियल लेवरेज सेपरेटली। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इन परसेंटेज एंड डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज इन परसेंटेज। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आप एक तरीके से कंफ्यूज हो जाओगे। मतलब दो फार्मूला है ना, ऑपरेटिंग लेवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज के भी दो फार्मूला है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज के भी दोनों फार्मूला है। और ये तो ऐसा केस है, सुनो, ये तो ऐसा केस है जहां पर एक ओरिजिनल केस है, एक चेंज भी हो रहा है। तो अब आप हो जाओगे कंफ्यूज कि ओरिजिनल निकाले चेंज निकाले, क्या निकाले? तो याद रखना, अगर आपको डाउट लगे ना, आप दोनों फॉर्मूला से निकाल के देख लो। तो इंस्टीट्यूट का अगर आप सोल्यूशन देखोगे, आई होप आपको दिख रहा है, ये सोल्यूशन दिख रहा है ना भाई? हाँ, थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ मैं ताकि आपको अच्छी तरह से दिखे। अब आप इंस्टीट्यूट का सोल्यूशन देखोगे ना तो उन्होंने देखो दोनों तरीकों से किया है। ऑपरेटिंग लेवरेज को कॉन्ट्रीब्यूशन अपन ईबीआईटी के फॉर्मूला से भी निकाला है और ऑपरेटिंग लेवरेज को इस वाले फॉर्मूले से भी निकाला है। ठीक है, तो हम क्या करें, दोनों फॉर्मूले से चुपचाप निकाल के आ जाने का। जिधर भी डाउट लगे ना, दोनों फॉर्मूले से निकाल के आ ही जाने का। और इन्होंने फाइनेंशियल लेवरेज को भी देखो दोनों फॉर्मूले से निकाला है, हम दोनों फॉर्मूले से ही निकाल लेंगे, टेंशन की बात नहीं है। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का एक फॉर्मूला है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली कैल्सी पे ही निकाल लेंगे। तो पहले वाले का ऑपरेटिंग लेवरेज कितना आता है देखो, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी अगर मैं पहले वाले का निकालूं तो यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन ये रहा, ईबीआईटी ये रहा, मतलब 3,18,75,000 डिवाइडेड बाय, अगर मैं 1,43,75,000 करता हूँ तो इसका कुछ 2.217 यानी कि 2.22 टाइम्स आता है। ठीक है, और दूसरे वाले केस को अगर मैं कंपेयर करूं इन द नॉर्मल सिचुएशन, तो दूसरे केस में कंट्रीब्यूशन इतना है, ईबीआईटी इतना है, तो कंट्रीब्यूशन 3 करोड़ डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, तो ये मेरा चलता है 2.4 टाइम्स के हिसाब से। ठीक है, सोल्यूशन मैच कर लो। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2.22 और 2.4 यहाँ पे मैच कर दिया। अब इंस्टीट्यूट ने ना और लिखा है, और का मतलब क्या है, आप दोनों फॉर्मूला से करके आओगे तो इट विल बी मोर बेटर, बट इंस्टीट्यूट आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप कोई भी एक फॉर्मूला ले लो, आप कोई भी एक फॉर्मूला ले लो। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे लगता है कि आपको दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला करो तो भी सही रहेगा मेरे हिसाब से, बट समय मिले तो दोनों से करके आना। ठीक है, सेफ अप्रोच। मैं यहाँ पे सिर्फ पहले वाले से कर रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए अब अगर मैं डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज भी करूँ तो पहले वाले फॉर्मूले से ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, अभी तो आपने बोला था आप दोनों से कर रहे हो, टाइम का कमी है ना थोड़ा भाई, वन शॉट है, तो हम सारी चीज़ें को, सारे एक्सपेरिमेंट एक साथ थोड़ी कर सकते हैं। ट्राई करना घर पे, आंसर अलग आएगा बट आ जाएगा।
अब यहाँ पर देखो पहले वाले केस में EBIT 2 करोड़ है, EBT 1,88,75,000 है, तो 2 करोड़ डिवाइडेड बाय 1,88,75,000 अगर मैं करता हूँ तो आता है 1.059 यानी कि 1.06 टाइम्स, 1.06 टाइम्स यहाँ पर। और दूसरे वाले केस में, अरे सॉरी, यहाँ ये वाला थोड़ी लेना था, ये था ना EBIT अपॉन EBT, ये वाला 1,43,75,000 डिवाइडेड बाई 1,33,50,000 अगर मैं करूँ तो ये आता है 1.076 टाइम्स, 1.076 मतलब 1.07 टाइम्स मैं बोल दूँ, 1.07 टाइम्स, हाँ जी। तो यहाँ पर इनका आंसर भी देख लो, इनको 1.08 आ रहा है बिकॉज इनको वो क्या आ रहा है 1.0767, दैट इज व्हाट आंसर आई एम गेटिंग। हाँ तो बराबर है, राउंड अप हो जाएगा ना, 1.0767 है तो 1.08 हो जाएगा, यस। और दूसरे वाले केस में अपना EBIT अपॉन EBT कितना है बॉस, देख लो, 1,25,00,000 डिवाइडेड बाय इसका EBT दैट इज 1,13,75,000। तो ये मैं करूंगा तो 1.0989 आता है, मतलब 1.1 मैं लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे 1.1 टाइम्स लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये देखो 1.10 एंड 1.08। मजा आया क्वेश्चन करके? चलो एक और दो और सवाल करेंगे और उसके बाद वी विल वाइंड अप द सेशन। नीचे आ जाएंगे फटाफट से, एक और क्वेश्चन हमें करना है, आ जाओ क्विकली। अब जो अगला, तो क्वेश्चन नंबर 2 इज डन। अब एक अगला सवाल जो मुझे करवाना है ना, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपके ICI मॉड्यूल का ही सवाल है, बट इस सम में इतना दम है ना मेरे भाई, इस सम में इतना दम है मेरे भाई कि ये आपके PYQ में आ सकता है, ये आपके PYQ में इंस्टीट्यूट पूछ सकता है। बेसिकली आपको करना क्या है, सिर्फ इनकम स्टेटमेंट बनाना है, बट मुझे लगता है ये क्वेश्चन में दम है कि आ सकता है एग्जाम में, इसके लिए करवा रहा हूँ, ठीक है। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 तो हो गया, अभी क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। बेसिकली क्या बोला है आपको, इनकम स्टेटमेंट बनाना है, ठीक है। अब आप देखोगे ना तो यहाँ पर डेटा, ये सिर्फ 5 चीज़ें दी हुई, काफ़ी लिमिटेड डेटा इंस्टीट्यूट ने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। तो जब भी ऐसा हो ना, क्या करने का पता है, पहले एक इनकम स्टेटमेंट का पूरा रफ फॉर्मेट बना लेने का, ठीक है। पर्टिकुलर्स, 2 कंपनी है, कंपनी A कंपनी B। तो सबसे पहले क्या आता है, सेल्स, सेल्स में से आप माइनस करोगे वेरिएबल कॉस्ट तो आएगा कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट होगा माइनस, तो आ जाएगा EBIT, ठीक है। मैं यहाँ पे सिर्फ फिक्स कॉस्ट लिखता हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। EBIT में से माइनस होगा आपका इंटरेस्ट ऑन डेट, तो आएगा अर्निंग्स बिफोर टैक्स, इसमें से आप माइनस करोगे आपका टैक्स बेनिफिट, सॉरी टैक्स इफेक्ट, तो आएगा अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। प्रेफरेंस डिविडेंड आप देखोगे तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं, पर जब भी प्रेफरेंस, अच्छा ये एक और पॉइंट है, अगर क्वेश्चन कभी भी प्रेफरेंस शेयर उसको बोलना होगा ना, वो अलग से बोल देगा, ठीक है। अगर कुछ नहीं है तो अज्यूम करो दैट देयर आर नो प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। तो यही मेरा क्या होगा, अर्निंग्स फॉर इक्विटी भी हो जाता है, बढ़िया। चलो तो सबसे पहले आप देखोगे ना तो क्वेश्चन ने आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, इंटरेस्ट ऑन डेट 3,000 का 2,000 का, तो इंटरेस्ट ऑन डेट यहाँ पे मैं बोलता हूँ 3,000 और यहाँ पर मैं बोलता हूँ 2,000, ये मैंने इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे लिख डाला, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब आप देखोगे तो ये डेटा मेरा यूज हो गया, जो डेटा यूज हो गया उसको टिक करते जाने का। अब आप देखोगे तो आपको फाइनेंशियल लेवरेज दिया हुआ है 4 का और 3 का, तो अब समझने का ट्राई करना फाइनेंशियल लेवरेज कैसे निकलेगा, सॉरी फाइनेंशियल लेवरेज से हमें क्या हासिल होगा। फाइनेंशियल लेवरेज से हमें ना EBIT और EBT निकल जाएगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं EBIT को x मानूं तो कैन आई से अर्निंग्स बिफोर टैक्स इज EBIT, या फिर x, EBIT को तो हमने x माने ना, EBT इज x माइनस मेरा इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस, सॉरी, ठीक है, समझ में आया, क्योंकि EBIT में से इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस होगा तो EBIT आएगा। तो अब यही सेम चीज़ कंपनी A B और C के लिए निकाल दे, तो कंपनी A और B दोनों के लिए अगर मैं EBIT x मानता हूँ तो मुझे बता दो कंपनी A के लिए और कंपनी B के लिए EBIT कितना होगा। एक कंपनी A के लिए EBIT, कंपनी A के लिए EBT होगा x माइनस उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस, मतलब x माइनस 3,000 हो जाएगा, और कंपनी B के लिए उसका EBIT जो कि है x माइनस उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस दैट इज 2,000, तो कंपनी B के लिए EBT हो जाएगा x माइनस 2,000। अब आप देखोगे
तो दोनों का फाइनेंशियल लेवरेज आपको दिया हुआ है. फाइनेंशियल लेवरेज इज 4 and 3 ओवर ईयर. 4 and 3 ओवर ईयर. ठीक है. तो अब फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? कैन आई से फाइनेंशियल लेवरेजेस, फाइनेंशियल लेवरेजेस यहां पे लिखता हूं, फाइनेंशियल लेवरेजेस EBIT अपॉन EBT. तो यहां पर मेरा फाइनेंशियल लेवरेज है 4, तो इट इज 4 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3000 EBIT अपॉन EBT. और यहां पर 3 इज इक्वल्स टू EBIT अपॉन EBT. ये कहाँ से आया? हमने यहाँ पे अजम्पशन लिया था, उसी का नतीजा है. अब इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं. आ जाओ. तो ये हो जाएगा 4 एक्स माइनस 3000 यहाँ पे चल के मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल्स टू एक्स, और ये हो जाएगा कितना? 3 है ना. हाँ, तो 3 एक्स माइनस 2000 इज इक्वल्स टू एक्स. बराबर है. हाँ, एक मिनट, दोनों का इंटरेस्ट इनकम 3000 कैसे आया? कुछ तो गड़बड़ है ना. एक का 3 है, एक का 2 है ना. तो इसका 2 है, इसका 2 है. हाँ, इसका 2 है. तो अब देख लो भाई, ये 2, यहाँ पर भी 2. हाँ, तो 4x माइनस 4 3 12,000 इज इक्वल्स टू एक्स, एंड ये वाला होगा 3x माइनस 6000 3 2 6 इज इक्वल्स टू एक्स. ठीक है. तो 4x माइनस एक्स यहाँ पे चल के 3x हो जाएगा, और ये माइनस 12,000 उधर चल के हो जाएगा प्लस 12,000. 3x माइनस एक्स करके यहाँ पे हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू ये माइनस 6 उधर जाके हो जाएगा पॉजिटिव. तो अब समझने का ट्राई करना. हमने EBIT को x माना था ना, तो हमारा EBIT दोनों केस में क्या आया? हमारे EBIT दोनों केस में क्या आया? इसका 12,000 डिवाइडेड बाई 3 अगर मैं करूँ तो आता है 4,000, और इसका 6,000 डिवाइडेड बाई 2 अगर मैं करूँ तो आता है 3,000. तो 4 और 3,000 EBIT यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग. ऊपर आ जाओ, यहाँ पे लिख लो 4,000, यहाँ पर लिख लो 3,000. अब ना इनकम स्टेटमेंट का सेकेंड हाफ आपका इधर ही खत्म हो जाएगा. मैं आपको बोलूँ, इनकम स्टेटमेंट का सेकेंड हाफ आपका इधर ही खत्म हो जाएगा. तो देख लो, यहाँ पर तो 1,000 आपका आ गया, यहाँ पर आ गया आपका 1,000. टैक्स बेनिफिट अगर मैं बोलूँ ना मेरे भाई, तो 45% दोनों कंपनीज के केस में एप्लीकेबल है. तो इसका इंटू 45% करोगे तो 1,000 माइनस 450, 1,000 माइनस 450 यहाँ पर हो जाएगा. तो अब देखने समझने का ट्राई करना आप. 1000 माइनस 450 करोगे तो ये कितना आता है? 550 इधर और 550 इधर. आपका सेकेंड हाफ तो इधर ही खत्म हो गया. अब देखना आपका अब इस क्वेश्चन का मेन पार्ट आता है. अब इस क्वेश्चन का क्या आता है बॉस? अब इस क्वेश्चन का मेन पार्ट आता है. आ जाओ. वर्किंग नोट नंबर 2. अब हम क्या निकालने वाले हैं? अब हम निकालने वाले हैं कंट्रीब्यूशन. कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा कंट्रीब्यूशन मेरे भाई? समझने का ट्राई करना. ठीक है, सुनना. मुझे एक बात बताओ, MOS सेल्स का फॉर्मूला क्या है? मैंने जो आपको बताया था ना, एक फॉर्मूला था BP 100% माइनस BP सेल्स वाला नहीं, एक दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था. क्या था वो? मैंने बोला था ना क्वेश्चन में यूज करवाऊंगा, EBIT अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन इनटू 100. समझ में आया? ये वाला फॉर्मूला अभी हमें यूज करना पड़ेगा. तो अभी समझने का ट्राई करना. कंपनी A के केस में और कंपनी B के केस में अगर मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स की बात करूं तो यहाँ पर 0.2 है और 0.25 है. अगर मैं इसी को परसेंटेज में लिखूँ तो कंपनी A के केस में मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स इज 20% एंड कंपनी B के केस में मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स इज 25%. साथ ही साथ मुझे दोनों ही कंपनीज का EBIT भी पता है. EBIT का क्या सीन है मेरे भाई? EBIT अगर आप देखोगे तो इट इज़ 4,000 एंड 3,000 रेस्पेक्टिवली. तो यहाँ पे 4,000 का EBIT, यहाँ पे 3,000 का EBIT. तो अब आप देखो MOS के फॉर्मूला से मुझे कैसे डेरिवेशन मिलेगा. देखो 20 इज इक्वल्स टू MOS सेल्स का वैल्यू इज इक्वल्स टू कॉन्ट्रीब्यूशन मुझे नहीं पता, कॉन्ट्रीब्यूशन को x मान लो, डिवाइडेड बाई EBIT इंटू 100. एक ये और दूसरा 25 इज इक्वल्स टू कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई EBIT, मतलब कि 3,000 इंटू 100. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमने कॉन्ट्रीब्यूशन को क्या माना है? x माना है. ठीक है. तो अभी देखो सिंपल 4,000 उधर चल के क्या हो जाएगा? सॉरी, हाँ 4,000,
एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ है। EBIT ऊपर आएगा ना, सॉरी EBIT ऊपर आएगा, हाँ मैंने गड़बड़ कर दिया। EBIT 4000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन, EBIT 3000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन, अब सही है। हाँ तो ये 4000 उधर जाएगा, हाँ इंटू 100 डिवाइडेड बाय 20, तो यहाँ पर x मेरा कितना आता है 20,000। मतलब कि जो मेरा कंट्रीब्यूशन है ना वो यहाँ पर आता है 20,000 और यहाँ पर कितना आएगा 3000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 25 करूँगा तो 12,000। ये मेरा कंट्रीब्यूशन आ जाता है। तो ले लो कंट्रीब्यूशन 20 और 12, कंट्रीब्यूशन 20,000 यहाँ पर, 12,000 यहाँ पर। तो अब तुम मुझे बैलेंसिंग फिगर फिक्स कॉस्ट बता दोगे। 20 में से कितने माइनस करोगे तो 4 आएंगे भैया, 20 में से 16 माइनस करोगे तो 4 आएंगे फिक्स कॉस्ट। 12 में से कितने माइनस करोगे तो 3 आएंगे, 9। अब आप बोलोगे कि फिक्स कॉस्ट अलग अलग कैसे आया, सेम आना चाहिए ना, सेल्स के बदलने की वजह से फिक्स कॉस्ट नहीं बदलता। मेरे भाई ये एक ही कंपनी के दो सिनेरियोज नहीं है, ये दो अलग कंपनीज है। जब भी आप एग्जाम में डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज में परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल एंड डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज में परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला यूज करोगे ना, तो वो फॉर्मूला सिर्फ तब अप्लाई होगा जब एक की कंपनी एक ही है बट केस सिनेरियो दो है। कंपनी एक ही है बट उसकी कोई सेल बदल गई है। जब दो अलग अलग कंपनी का डेटा होगा तब वो परसेंटेज चेंज वाले फॉर्मूले काम नहीं आएंगे, ये चीज़ याद रखना है। तब फिक्स कॉस्ट भी अलग आएगा, तो एग्जाम में देखे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो ये मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर आ गया। अब ये कैसे निकलेगा, सिंपल, हमारा पीवी रेशियो का ही डेटा बचा है। इसके अलावा हमने टैक्स रेट का डेटा यूज़ कर लिया, एफएल का डेटा यूज़ कर लिया, एमओएस का डेटा भी यूज़ कर लिया। अब सिर्फ पीवी रेशियो का डेटा बचा है, तो हम लोग क्विकली एक बार निकाल दे क्या। चलो एक बार क्विकली हम लोग निकाल देते हैं, दिख रहा है ना। हाँ तो सिंपल सी बात है, मुझे एक बात बताओ, अगर कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100 ये मेरा पीवी रेशियो है बराबर, तो अगर इस केस में इसका पीवी रेशियो है 25% और इसका पीवी रेशियो कितना बोला है 33.33%, तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितना, वो बेटा जिसको जायदाद का कुछ हिस्सा नहीं मिला है या फिर टोटल जायदाद माइनस जायदाद का वो हिस्सा जो पीवी रेशियो वाले बेटे को मिला है। टोटल जायदाद माइनस जायदाद का वो हिस्सा जो पीवी रेशियो वाले बेटे को मिला है, मतलब जायदाद का वो हिस्सा जो वेरिएबल कॉस्ट वाले बेटे को मिलना चाहिए। तो 100 माइनस 25% यहाँ पर 75% आया और 100 माइनस 33.33% यहाँ पर 66.67% आता है, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात है, 20,000 डिवाइडेड बाई 25% अगर मैं करूँ तो मेरा टोटल सेल यहाँ पे 80 आ जाता है और 12,000 डिवाइडेड बाई 66.66666666 करूँ तो 18,000 यहाँ पर आ जाता है। एक मिनट, सॉरी 12,000 डिवाइडेड बाई 33.333333 होगा ना, 36,000 यहाँ पर आ जाता है। समझ में आई बात, हाँ जी। तो 80,000 इंटू 75 अगर मैं करता हूँ तो 60,000 यहाँ पर और 36,000 इंटू 66.67 करूँगा तो 24,000 यहाँ पर। बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया मेरे भाई, ये मेरा पूरा सम हो चुका है आपके सामने सॉल्व। अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। एक बार सोल्यूशन दिखवा दूँ आपको इसका भी, चलो एक बार ना इसका सोल्यूशन भी क्विकली देख लेते हैं, पूरा सही किया है क्या हमने। इसको ना मुझे खुला ही रखना चाहिए, क्या बोलते हो। ये आपका लेवरेज एनालिसिस का इधर है, हाँ प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 का, इसमें आप आंसर देखने जाओगे ना, ये देखो 80,000 और 36,000, देख लो पूरा इनकम स्टेटमेंट अपना जैसा था वैसे का वैसा है। 80 36 माइनस 60 24 हुआ तो ये 20 और 12 16 और 9 गया तो 4 और 3 का आपका EBIT आ गया। मज़ा आया तुम लोगों को, क्या बोलते हो, मज़ा आया तुम लोगों को, हाँ जी। चलो अब एक आखिरी सवाल करते हैं, एक छोटू सा सवाल करते हैं, उसके बाद इस सेशन को हम क्या करेंगे, वाइंड अप करेंगे, ठीक है। आ जाओ, एक छोटू सा MCQ है PYQ सितंबर 2024 का, तैयार हो। चलो देख लेते हैं, सेशन को ख़त्म करते हैं। अब कंपनी है सेल्स ऑफ 6 लाख, यहीं पे सॉल्व करवा देता हूँ। अगर एक कंपनी का सेल है 6 लाख
जिसमें से वेरिएबल कॉस्ट कितना है उसका 2,40,000 रुपये। ठीक है, तो मुझे बताओ कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आता है, 6 लैक्स माइनस 2,40,000 करोगे तो कॉन्ट्रीब्यूशन कम्स टू 3,60,000। ठीक है, और फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट इंस्टीट्यूट बोलता है 2,70,000 है, तो इसमें से फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट 2,70,000 माइनस हो जाएगा, तो 360 माइनस 270 अगर आप करोगे तो 90,000 आता है। ठीक है, ये क्या हो गया मेरा EBIT। अब फाइनेंशियल लेवरेज इज 2.5। ठीक है, बोलते हैं कंपनी को अपना EBIT डबल करना है, तो मुझे एक बात बताओ नया EBIT कितना हो जाएगा, 90,000 इंटू 2 1,80,000। कंपनी को अपना EBIT करना है डबल। फिक्स्ड कॉस्ट सेल वगैरह के किसी भी चीज़ के चेंज होने की वजह से चेंज होता नहीं है, तो फिक्स कॉस्ट तो अभी भी उतने का उतना ही रहेगा, 2,70,000। तो अगर EBIT डबल करना है तो कॉन्ट्रीब्यूशन नया कितना आ जाएगा, 1,80,000 प्लस 2,70,000 अगर मैं करूँ तो 4,50,000 यहाँ पर आ जाता है। समझ में आई बात? हाँ जी। अब ध्यान से सुनना, परसेंटेज चेंज इन सेल्स कितना कितना होगा। अब यहाँ पर आप वो डिग्री वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। देखो, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, परसेंटेज चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल अपॉन परसेंटेज चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, द पॉइंट इज आपको डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज दिया ही नहीं हुआ है, तो एक और फॉर्मूला है जिससे आप डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज निकाल सकते हो। तो समझना, सबसे पहले मैं एग्जिस्टिंग केस वाले फॉर्मूला में, ये पर्टिकुलर केस जो एग्जिस्टिंग है ना, उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT से ऑपरेटिंग लेवरेज निकालूंगा। तो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, 3,60,000 डिवाइडेड बाय 90,000, तो ऑपरेटिंग लेवरेज यहाँ पे आता है 4 टाइम्स। अब यही 4 टाइम्स मैं दूसरे वाले फॉर्मूला में लगा दूंगा, 4 टाइम्स इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन EBIT, नया EBIT न्यू EBIT माइनस ओल्ड EBIT डिवाइडेड बाय ओल्ड EBIT इंटू 100। तो आप परसेंटेज चेंज इन EBIT देखोगे तो आपको 100% आएगा डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो परसेंटेज चेंज इन सेल्स कितना होगा, ये 100 नीचे जाके डिवाइड हो जाए, सॉरी ये 4 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, ये यहाँ पे चल के ये आ जाएगा। तो 100% डिवाइडेड बाई 4 अगर मैं करूँ तो आंसर आता है 25%। तो ऑप्शन बी इज माई करेक्ट आंसर। समझ में आई बात? चलो, विद दिस हमारा आज का वन शॉर्ट रिवीजन ऑफ लेवरेज एनालिसिस होता है खत्म। आई होप आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। भाई लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि और ऐसे बढ़िया बढ़िया वीडियोस आने वाले हैं। आई जस्ट टुक 45 मिनट्स, ठीक है, एंड आई डिड द एंटायर चैप्टर। चलो, थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय एंड कीप स्टडिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन गाइस।